Hi everybody, today we'll be studying chapter 10 from class 12th NCERT Biology, Microbes in Human Welfare. In this chapter, we are going to discuss about how microbes are useful in our day-to-day lives. Additionally, we are also going to discuss it where we can use it in the industrial scale level. सो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ जो डिस्कशन है वो ये है कि जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट है. ये मतलब दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन सॉइल वाटर एयर इनसाइड आवर बॉडीज़ एंड इवन एट द साइट्स जो कि देखा जाए या कहा जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी लिविंग बीइंग टू लिव. ठीक है, टू सर्वाइव एट दैट प्लेस. तो वो कौन कौन सी साइट इंक्लूड कर सकती हैं? लाइक डीप इनसाइड द गीजर्स, जैसे कि थर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कैन रेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. Also deep in the soil, under the layers of the snow, मतलब और in the highly acidic environments as well. तो कुल मिला के बात यह है कि माइक्रोब्स वहाँ भी प्रेजेंट हैं जहाँ पे शायद ही कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर पाता हो. तो माइक्रोब्स आर एवरीवेयर. माइक्रोब्स क्या क्या कंसिस्ट करके रखेंगे अगर हम एग्जाम्पलरी फॉर्म में देखें तो माइक्रोब्स आर डाइवर्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस. इससे एडिशनल वायरॉइड्स भी हैं और प्रायॉन्स भी हैं और दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट. इनको प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. इसके अलावा जो बैक्टीरिया और फंगई हैं, मैनी ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगई कैन बी ग्रोन इन द न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज. One can see clearly in the A part we have colonies of bacteria growing in a petri dish, and in the B part we have fungi colony growing in a petri dish. नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. बोले तो इससे पहले हम जो भी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे थे घर पे, probably we won't be knowing the names of the microbes which were involved in these things, but today we'll be knowing about them. So first thing is conversion of milk into curd. So conversion of milk into curd में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो है लैक्टोबैसिलस, या इसके साथ कुछ कॉमनली कॉल्ड बैक्टीरियाज हैं वो हैं हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिनको हम लैब बोलते हैं. सो ये बैक्टीरिया हैं ये ग्रो करते हैं मिल्क में और इस मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में. क्या होता है कि जब हम कर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो वी बॉयल मिल्क अप टू अ सर्टन टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, मौसम के हिसाब से, एंड देन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ कर्ड इनटू इट. राइट. सो वो जो सम अमाउंट ऑफ कर्ड है जो मिल्क में डाला जाता है इट इज़ नोन एज इनोक्यूलम और स्टार्टर. और इस इनोक्यूलम में मिलियंस ऑफ लैब वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. राइट. सो नाउ जिस इनोक्यूलम में मिलियंस ऑफ लैब प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, मिल्क पे जब हम डालेंगे तो दे विल बी कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. हाउ? बाय रिलीजिंग सर्टन अमाउंट ऑफ एसिड इनटू इट, जिसकी वजह से जो मिल्क के प्रोटीन्स जो हैं वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाएंगे और हमारा जो मिल्क है वो कोएगुलेट हो जाएगा एंड फाइनली इट विल टर्न इनटू कर्ड. सेकेंड थिंग इज़ कि जो कर्ड है दिस इज़ अ इम्प्रूव्ड क्वालिटी या दिस इज़ अ इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द अर्लियर प्रोडक्ट विच वाज मिल्क. हाउ? क्योंकि कर्ड में अब इंक्रीज्ड विटामिन B12 हो चुका है. क्योंकि जो इससे पहला जो प्रोसेस है हमारा लैक्टोबैसिलस, दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12 इनटू द प्रोडक्ट. सेकेंड इज़ जो हम घर में डो यूज़ करते हैं फॉर डोसाज एंड इडली और भटूरे के लिए, वो क्या होता है, वो पफ्ड अप दिखता है हमें. वो इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे उस पर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है CO2 गैस का. और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रहा होता है. किससे? बैक्टीरिया से हो रहा होता है. नेक्स्ट इज़ अगर हम यही डो, मतलब एक अलग तरीके का डो जो हम ब्रेड में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड, यहाँ पे भी फर्मेंटेशन हो रही होती है. पर यहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? यहाँ पर है बेकर्स ईस्ट. बेकर्स ईस्ट का साइंटिफिक नेम हो जाता है सैक्रोमाइसी क्रेवाइसे. तो ये वाली जो चीज़ है ये फर्मेंट करके ऑब्वियसली ब्रेड का फॉर्मेशन कर देगी. एक टॉडी जो है वो हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक हो जाती है जो कि जनरली सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाई जाती है. ये कैसे बनती है? दिस इज़ मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम दी पाम्स. तो सब कुछ फर्मेंट हो रहा है पर अलग अलग वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है. इसके अलावा एक होता है हमारा स्विस चीज़. देखो क्या होता है कि जो चीज़ हैं वो अलग तरीके से बनते हैं. इन द सेंस इज़ कि बहुत देर आर डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ चीज़ जिसमें अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल बी प्रेजेंट और कुछ और स्पेसिफिक स्टेप्स डिफरेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका जो फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से.
एग्जाम्पलरी फॉर्म पे सबसे पहला आ जाता है हमारा स्विस चीज़। स्विस चीज़ में क्या होता है कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है, जिसी की वजह से लार्ज होल्स दिखने को मिलते हैं हमें स्विस चीज़ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रॉकेफोर्ट चीज़। रॉकेफोर्ट चीज़ को हम राइपेंड कैसे करते हैं कि हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक फंगी को ग्रो होने देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर फ्लेवर आ जाता है रॉकेफोर्ट चीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। द थिंग इज़ कि यहाँ पर हम किस चीज़ से डील करेंगे, यहाँ पे डील करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पलरी फॉर्म पे। सो ये जो बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स हैं ये होममेड प्रोडक्ट्स नहीं है, और अगर ये होममेड प्रोडक्ट्स हैं तब भी हमें व्हेन वी नीड टू सिंथेसाइज और प्रोड्यूस इट एट अ लार्ज स्केल वी नीड टू हैव सम प्रॉपर इक्विपमेंट्स टू हैंडल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे हमें जो फर्मेंटेशन है वो लार्ज स्केल पे होगी, इंडस्ट्रियल स्केल पे होगी, एंड देयरफॉर वील बी नीडिंग इट व्हाट, वील बी नीडिंग लार्ज वेजल्स। नाउ दीज लार्ज वेजल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स। क्यों? क्योंकि यहीं पे फर्मेंटेशन होएगी। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि हम फर्मेंटेड बेवरेजेस में क्या सीन होता है और एंटीबायोटिक्स में क्या होता है। The same yeast which was used for making bread in the earlier page which we discussed, कौन सी yeast थी? It was Saccharomyces cerevisiae। तो यही वाली yeast will be used for fermenting malted cereals and fruit juice, जिससे फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा? इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, और इथेनॉल ही हमारा बेवरेजेस का मेन सोर्स होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। सो इसलिए इस ईस्ट को हम ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं? इसमें हो जाता है हमारा वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। पर ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि इनका प्रोडक्शन डिस्टिलेशन से हुआ है या विदाउट डिस्टिलेशन से हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका टेस्ट में भी फ़र्क आता है और ऑफकोर्स इनके प्रोडक्शन में भी फ़र्क आता है। सो डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ द प्रोसेसिंग, मतलब कि बात सिर्फ प्रोसेसिंग की नहीं है कि विद और विदाउट डिस्टिलेशन हो रहा है, रॉ मटेरियल्स भी चेंज होते हैं और इस वजह से हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑब्टेन होती हैं। उसमें से अगर हम एग्जांपल के उस पर देखें तो हमारा जो वाइन है, वाइन और बियर है, वो प्रोड्यूस होता है विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम जो है वो डिस्टिलेशन से फॉर्मेंटेड ब्रॉथ का डिस्टिलेशन करवाते हैं हम, उसके बाद हमारा ऑब्टेन होता है विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये हमारे कुछ फोटोज़ हैं फॉर्मेंटर्स के एट द इंडस्ट्री स्केल। नेक्स्ट इज़ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है हमारा दिस हैज़ क्लेम्ड एज अ बून फॉर एनी मेडिकल फील्ड और व्हाट्सोएवर। द थिंग इज़ कि जो एंटीबायोटिक है ये हमारा एक सिरेंडिपिटी से फॉर्म हुआ था, मतलब जो चीज़ें हम सोच कर नहीं करते हैं पर एनी हाउ डिस्कवर हो जाती है, वी कॉल इट एज सिरेंडिपिटी। और इसका जो डिस्कवरर था या जो इसको डिस्कवर किया था वो थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्हाट हैपेंड इज़ वन टाइम ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया वो कल्चर कर रहे थे किसी प्लेट पे, और उन्होंने देखा कि किसी एक अनवॉश्ड प्लेट पे, अनवॉश्ड पेट्री डिश पे क्या हुआ कि मतलब एक एक्सटेंशन के बाद जो है स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। और वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था? क्योंकि वहाँ पे एक मोल्ड ग्रो कर गया था और उस मोल्ड ने एक केमिकल रिलीज़ किया था जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। और यहाँ से हमारा डिस्कवर हुआ है पेनिसिलिन आफ्टर द नेम ऑफ द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। ठीक है, और ये जो हमारा केमिकल प्रोड्यूस हुआ था जिसको हमने पेनिसिलिन का नाम दिया है वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम आ गया जो कि इसके अगेंस्ट काम करने लगा। ये थी छोटी सी हिस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एंटीबायोटिक्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो एंटाई का सिंपल मीन होता है अगेंस्ट। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, और बायो का मीन्स क्या हो जाता है? लाइफ। तो ये क्या हो जाता है? अगेंस्ट लाइफ। पर अगेंस्ट लाइफ ऑफकोर्स हमारे लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक अच्छी उसमें काम आ रहा है। सो दिस इज़ फॉर अस, दिस इज़ अ प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट लाइफ। सो ये जो अगेंस्ट लाइफ जो नाम निकाला गया है एंटीबायोटिक्स का, ये निकाला गया है विद रेफरेंस टू दी पैथोजेंस या विद रेफरेंस टू द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इनके लिए बोला गया है। और ये क्या करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं? दे हैव दी कैपेबिलिटी टू किल या रिटार्ड, मतलब रिटार्ड बोले तो उसकी ग्रोथ को कम कर देना या रोक देना या ऑफकोर्स फाइनली किल कर देना अदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को। ठीक है, तो इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं हमारे, जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये सब हमारे एंटीबायोटिक्स में काम आते हैं। दूसरा जो हमारा पेनिसिलिन है
इसकी जो आगे वो है इफ़ेक्टिव, जो इसका फुल पोटेंशियल पे जो इसका इफ़ेक्टिविटी लाई गई थी वो किसने लाई थी, अर्नेस्ट चेन ने और हार्वर्ड फ्लोरे ने। सो फाइनली ये जो एक्सटेंसिवली इन्होंने जो एंटीबायोटिक का डिस्कवरी करा था, इनको फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को अवार्ड भी किया गया था, दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर दिस डिस्कवरी। ये जो हमारा पेनिसिलिन है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, सोल्जर्स के लिए बहुत हेल्पफुल बताया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डिजीज़ेज़ हैं जिसके लिए एंटीबायोटिक्स हैज़ वर्कड लाइक हेवनली, कि बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प कर दी है एंड हैव ग्रेटली इम्प्रूव द कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज़ेज़ लाइक प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रेसी एंड सो ऑन मैनी मोर। डिस्कस्ड कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, मतलब कि हाउस होल्ड में तो काम आ ही रहे हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल पे काम आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, वो इंक्लूड कर रहे हैं हमारा अल्कोहल फॉर्मेशन और हमारे एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा जो हमारे माइक्रोब्स हैं दे आर ऑल्सो यूज्ड लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, क्या मतलब दे आर ऑल्सो यूज्ड कि इनका प्रोडक्शन करवा सकें हम सर्टन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स वी हैव डिस्कस्ड एंड सर्टन एंजाइम्स। ठीक है, इसके इसमें अगर हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल देखें तो फर्स्ट इज़ हमारा एसिड प्रोड्यूसर है, पहला हमारा है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर एक फंगस है और ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। तो फर्स्ट इज़ सिट्रिक एसिड। सेकंड इज़ हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए हमारा जो माइक्रोब यूज़ हो रहा है वो है हमारा एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक बैक्टीरियम है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि एस्परजिलस नाइजर क्या प्रोड्यूस करता है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एस्परजिलस एक बैक्टीरिया है, फंगस है, या वॉट एवर कि क्या है वो। ठीक है, थर्ड इज़ हमारा ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड में क्या होता है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है, जो कि अगेन एक बैक्टीरियम है जो ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ इज़ लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारा लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, ये भी एक बैक्टीरिया है। सो अमंग सो मेनी वी ओनली डिस्कस्ड एस्परजिलस नाइजर, जो कि एक फंगस था जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा था। नेक्स्ट इज़ कि जैसे हमारा ईस्ट है, ईस्ट जो हमारा ब्रेड मेकिंग में भी काम आ रहा था और हमारा इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में भी काम आ रहा था, वो क्या है, सैक्रोमाइसिस क्रिवाइसे है। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि पहला है हमारा एंजाइम का नाम है हमारा लाइपेज। ठीक है, तो जो लाइपेज है वो जनरली क्या करता है, डिटर्जेंट में पाया जाता है और ये हमारे ऑयली स्टेन्स को और जो ज़िद्दी दाग हैं उन सबको हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से निकल कर आएगा, ये हमारा माइक्रोब्स से निकल कर आएगा। नेक्स्ट इज़ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस ये हमारे बॉटल्ड अप जूसेस, जो हमारे पैक्ड जूसेस होते हैं उसमें डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, ताकि तुमने देखा होगा कि जो घर पे बनाया हुआ जूस होता है उस पे हमारा पल्प होता है, राइट, और बाहर वालों में जनरली पल्प नहीं होता, तो द जूस इज़ मोर क्लियरर। वाई, बिकॉज दे हैव एडेड प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेजेस इनटू दैट जूस। तो यहाँ से भी हमारा क्या काम आ गया, हमारे एंजाइम्स आ गए। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक हमारा क्या है, एक एंजाइम है जो कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसको फाइनली जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद ये यूज़ होता है एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर क्या करेगा, दिस विल रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जनरली उन पेशेंट्स को दिया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला एंजाइम इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और व्हाट्सोएवर, जिन्होंने who have undergone myocardial infarction leading to the heart attack, और ये क्या करेगा, क्लॉट रिमूवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये भी माइक्रोब से प्रोड्यूस होगा या ऑब्टेन होगा, और ये यूज़ होता है एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। ठीक है, और ये कौन सा हमारा माइक्रोब्स कौन से माइक्रोब से ऑब्टेन होगा, फ्रॉम दी फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो अब तक हमने दो फंगस की बात करी है, एक था एस्परजिलस नाइजर और एक आया हमारा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो होते हैं ये हमारे ईस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट से ऑब्टेन होता है, नोन एज मोनस्कस परप्यूरस, और ये कहाँ यूज़ होगा, ये हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करेगा। तो ये इस तरीके के एजेंट, सो दिस वर्क्स एज अ एजेंट टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हु, स्टैटिन्स।
अपना जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर है जो हम एवरी डे जनरेट करते हैं सिटीज़ और टाउन्स में से, अपने घर से, डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से, तो वो चीज़ जो है वो एलिमिनेट होती है हमारे घर से। द क्वेश्चन इज जाती कहाँ है? ठीक है, तो ये इसको हम इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो ये होता है कि इसको हमें फाइनली जो है बाहर निकाल देना है इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड वाटर, वॉट एवर जो भी आसपास चीज़ सिटी के आसपास जो भी कोई हमारा वाटर सोर्स लगता हो। ठीक है, नाउ द वन क्वेश्चन अगेन राइजेस इज कि क्या हम इस वेस्ट वाटर को जो हमारे घर से निकल रहा है, जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीट है, अगर हम मेजर कंपोनेंट देखें वेस्ट का, तो क्या हम इसको डायरेक्टली इसको ऐसे ही हम निकाल सकते हैं क्या? इज इट ओके और इज इट एथिकल टू डू दैट? ऑफ कोर्स इट्स नॉट एथिकल। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्रोसेस के थ्रू ले जाना पड़ता है। ये हमारा जो वेस्ट वाटर है इसको हम एक प्रोसेस के थ्रू ले जाएंगे, इसको साफ करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, लेस पोल्यूटिंग हो सके, उसके बाद ही डिस्कार्ड करेंगे इनटू द वाटर सोर्सेज, राइट। तो ये जो पूरा जो हमारा जो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट है इसको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम एसटीपी के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज द सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि एसटीपी होते हैं, टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। ऑलराइट, जो सीवेज है वो क्या कंसिस्ट करके रखता है? तो पहली बात तो ये है कि जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है इसको हम सीवेज बोलते हैं। ठीक है, और ये कंसिस्ट करके क्या रखेगा? इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स यहाँ पे फिर से आ गए हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें इस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना है तो हम देखते हैं कि जो हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट है इस वेस्ट वाटर में वही इसको ट्रीट करेंगे। इंक्लूडिंग यहाँ पे दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना वेरियस एंड डाइवर्स अमाउंट एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस वेस्ट वाटर में। तो सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जो कि लार्ज एंड स्मॉल वॉट एवर इट कम्स। तो उसमें हमारे दो प्रोसेसेस होंगे, एक होगा हमारा फिल्ट्रेशन और एक होगा हमारा सेडिमेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हम, जैसे हमारा ग्रिट है, ग्रिट में क्या आ जाता है हमारा सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, इसको हम कैसे निकालते हैं? सेडिमेंटेशन से निकालते हैं। उसके अलावा जो फ्लोटिंग डेब्रीज है उसको हम फिल्ट्रेशन से निकालते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस आ गए अभी। उसके बाद क्या होता है कि कुछ सॉलिड जो है, सपोज ये हमारा टैंक है, तो कुछ सॉलिड जो है नीचे जाकर सेटल हो जाते हैं। ठीक है, और ऊपर कुछ हमारा लिक्विड पार्ट होता है। तो जो नीचे वाला जो सॉलिड है जो सेटल हो चुका है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। ओके, और जो ऊपर जो सुपरनेटेंट फॉर्म में जो भी हमारा टैंक में बचा हुआ है उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। ठीक है, प्राइमरी स्लज को हम बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, उसको तो हम आगे फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में। बचता है हमारा एफ्लुएंट। एफ्लुएंट को हम डालते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। जो सेकेंडरी ट्रीटमेट है ये हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसको एक और अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं फॉर फर्दर फिल्ट्रेशन एंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिस वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये वेस्ट वाटर है इट विल बी लेस मोर पोल्यूटिंग। ओके, सो इट विल बी प्रोसेस्ड मच मोर इन अ वे, इन अ बायोलॉजिकल वे रादर। सो व्हाट हैपन्स इज, ओके, सो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो हमारा जो एफ्लुएंट था इसको हम लार्ज एरिएशन टैंक्स में डालेंगे। वहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टेंटली एजिटेट होगा जो भी हमारा सुपरनेटेंट फॉर्म था, इसको हमने लार्ज एरिएटिंग टैंक्स में डाल दिया। जिसका मतलब क्या है कि एरिएटिंग का मतलब ही क्या हो जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन या एयर प्रोड्यूस करवाई जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका जो अंदर का जो सामान है या जो भी चीज़ है वो कॉन्स्टेंटली एजिटेट होती है मैकेनिकली, और हम बाहर से जो है एयर पंप करते रहते हैं। एयर पंप करने का मतलब ये है कि अंदर जो भी एरोबिक माइक्रोब्स जो हैं जो प्रेजेंट है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करके किस में बनेंगे? फ्लॉक्स में बनेंगे। ठीक है, अब जो फ्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर दी मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन या डेफिनेशन में आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लॉक? नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज कि ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये मेजर पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। किसका? एफ्लुएंट का। एफ्लुएंट वही था जो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजा था। प्राइमरी स्लज वो था जो नीचे इकट्ठा हो गया था और हमने इसको बिल्कुल बाहर की तरफ फेंक दिया था, इसको हमने आगे आने ही नहीं दिया था। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो हमारे, वेट अ सेकेंड,
अब क्या होता है कि ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं ये कंज्यूम करते हैं, इस वजह से क्या होता है हमारा बीओडी जो है वो रिड्यूस होता है। बीओडी क्या होता है? हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बीओडी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसलिए ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा बीओडी होगा इसका मतलब उतना ही ज़्यादा हमारा पल्यूटिंग पोटेंशियल रहा होगा उस पानी का, ठीक है। अब जैसे ही हमारा जो है बीओडी वाला सीन जो है निपट जाता है और ये हमारे एरिएटिंग टैंक्स में से जो हमारे माइक्रोब्स थे जो इसका मेजर चंक बना लेते हैं वो उस पर फीड कर जाते हैं। अब ये जो है अगेन ये जो एफ्लुएंट है इसमें से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नीचे जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, इसमें हमारे बैक्टीरियल फ्लॉक्स प्रेजेंट है और ये अलाउ कर रहे हैं सेडिमेंट होने के लिए, और इस सेडिमेंट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। पहले वाला था प्राइमरी स्लज, ये है एक्टिवेटेड स्लज। अब देखो एक चीज़ समझो, अब क्या हुआ कि जो हमने ये सारी चीज़ जो है जो हमारा बीओडी से पहले पहले तक का था जहाँ पे एरिएटिंग टैंक में हमने डाला था, एयर पंप हो रही थी एंड व्हाटसोएवर, यहाँ से हम सारी चीज़ एक नए टैंक में डालते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें नए टैंक में डाली, मगर हमने ये सारी चीज़ें इस टैंक में डाली, मगर इसमें से जो हमारा जो एक्टिवेटेड स्लज था ना इसका छोटा सा पोर्शन इसी में रहने दिया। इसका छोटा पोर्शन हमने इसलिए रहने दिया यहाँ पे क्योंकि दिस विल एक्ट एज अ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम हम पहले बात कर चुके हैं, जो स्टार्टर के रूप में काम करता है, जिसके थोड़े से पार्ट में ही बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेजर पार्ट है जो जो हमने यहाँ पे आकर जो इसको हमने ट्रांसफ़र करा है, इसका जो मेजर पार्ट इसको हमने लार्ज टैंक में कर लिया। अब जब लार्ज टैंक में करा तो इसको हम कहते हैं एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर, मतलब कि यहाँ पर जो भी माइक्रोब्स जो एनारोबिकली डाइजेस्ट करेंगे चीज़ों को वो प्रेजेंट होंगे इस स्लज में। फाइनली जब सारा डाइजेशन हो जाता है, बैक्टीरिया क्या करेंगे, सारा डाइजेशन हो गया, अब डाइजेशन होने के बाद गैसेस प्रोड्यूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो डाइजेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होंगी इस टाइम पे? वो होंगी मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस मिलकर बनाती हैं बायो गैसेस, जो कि इनफ्लेमेबल होती हैं और यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि बायोगैस कौन कौन सी गैस कंसिस्ट करके रखती है, तो वन शुड नो दैट इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता है कि प्राइमरी स्लज प्राइमरी ट्रीटमेंट में बनता है, एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बनता है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि ये जब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो भी हमारा वेस्ट वाटर जो बचता है आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर अंडरगोइंग STP विच इज़ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो हम फाइनली इनको डिस्कार्ड कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि हमारा रिवर और स्ट्रीम्स हो गया, ठीक है। द थिंग इज़ कि आज के टाइम पे भी मतलब माइक्रोब्स जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं, और आज के टाइम पे भी आज तक कोई ऐसा मेथडोलॉजी नहीं बनकर आई है जो सारा मैन मेड या टेक्नोलॉजी मेड हो जाए। अब तक भी वी आर डिपेंडेंट ऑन माइक्रोब्स कि ये हमारा वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइव्स, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द हाउस होल्ड से लेकर एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन से लेकर नाउ इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो दिस इज़ हाउ वी आर एनग्रेव्ड एंड वी आर एनग्रॉस्ड विद कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ कि एक क्वेश्चन आता है कि जो गंगा एक्शन प्लान है और जो हमारा यमुना एक्शन प्लान है वो किसके अंडर है, तो वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर है। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें हमारी जो रिवर्स हैं नेमली गंगा एंड यमुना, इसको साफ़ करने का इन्होंने प्रण लिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम इसके आसपास बहुत सारे STPs बना देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो इलीगली पानी को डिस्कार्ड या रिलीज़ कर देती हैं, वेस्ट वाटर को रिलीज़ कर देती है डायरेक्टली इनटू द वाटर विच इज़ ऑब्वियसली हार्मफुल फॉर दी एक्वाटिक लाइफ और वाटर बॉर्न डिजीजेस करती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो रुक सकेंगी, ठीक है, रुक सकेंगी या अवॉइड हो सकेंगी, हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो STP विल बी वन ऑफ द मेजर प्रोसेस जिस पे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वेस्ट वाटर का रिवर्स या स्ट्रीम्स में जाकर जुड़ना।
बिकॉज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस हमने बोला था कि बायोगैस कुछ सर्टन टाइप्स ऑफ गैसेस को इंक्लूड करके रखती हैं, पर इस पैराग्राफ में हम जनरली ये पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस है, जिस पे हम बोल रहे थे कि कुछ टाइप की गैसेस इंक्लूडेड होती हैं, वो जनरली डिपेंड करते हैं दो चीज़ों पे। फर्स्ट कि कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व है, ठीक है, कौन सी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है पहला, और दूसरा ये है कि किस सबस्ट्रेट पे ये फीड कर रहे हैं, कौन फीड कर रहे हैं, हमारे माइक्रोब्स फीड कर रहे हैं। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंडिंग ही हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ गैसेस है, जो इन ऑल बायोगैस बोली जाएगी, वो डिपेंड करती है। ऑल राइट, सो बायोगैस जिसमें हम जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है उसमें प्रीडोमिनेंटली मीथेन प्रेजेंट होती ही होती है, और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से। जब माइक्रोब्स जो है किसी सबस्ट्रेट पे फीड करेंगे तो वहाँ से जो है वो डाइजेशन होगा चीज़ों का, और उस मेटाबॉलिज्म से हमारी गैस प्रोड्यूस होगी, और उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को बायोगैस कह देते हैं। हमने बोल दिया कि गैस जो प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है माइक्रोब्स पे एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे जिस पे वो यूटिलाइज होते हैं। ओके, जो डो हम यूज़ करते हैं लाइक हमारे जो छोले भटूरे हैं, चीज़ मेकिंग में है, ब्रेड मेकिंग में है, बेवरेजेस में है, इन सब में हमारे मेन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो होती है CO2। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एनारोबिकली। एनारोबिकली बोले तो कि जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन के साथ साथ CO2 और H2 गैस भी बनती है। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं मीथेनोजन्स। और ये जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हम कह रहे थे कुछ बैक्टीरिया ग्रो करते हैं एनारोबिकली ग्रो करते हैं, और किस चीज़ पे फीड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें, वो करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल पे, वो मटेरियल जिसमें सेल्यूलोज की क्वांटिटी होती है। तो उस टाइप के बैक्टीरिया में से एक एग्जांपल है मीथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है, अगर हम देखें तो जैसे जो कैटल जो हमारा खाना खाते हैं, जो काऊ होती है वो जो खाना खाते हैं, उनके जनरली घास में जो सबसे ज़्यादा मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है सेल्यूलोज का। द पॉइंट इज़ कि हम जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते हैं, जबकि जो हमारे लाइफ स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली काउस जो होती हैं, वो इस चीज़ को पचा पाती है। वाई? बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक पार्ट इन द स्टमक नेमली एज र्यूमन, जो इस चीज़ का डाइजेशन में हेल्प करती है। अब इस र्यूमन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल्यूलोज का डाइजेशन में काम करते हैं। इसलिए जब काऊ का जो एक्सक्रीटा होता है, या जो कैटल का जो एक्सक्रीटा होता है, डंग होता है जिसे हम गोबर कहते हैं, वो रिच होता है इन्हीं बैक्टीरिया से, और यही बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, हमारी गोबर गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारी गोबर गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से जो उसका काऊ डंग जो है, या जो गोबर है, वो हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दी बायोगैस। अगर हम बायोगैस प्लांट की बात करें तो जो बायोगैस प्लांट है वो एक कॉन्क्रीट टैंक होता है, एटलीस्ट 10 to 15 डीप, मतलब 10 to 15 फीट डीप होता है नीचे की तरफ, ठीक है। वहाँ पे जितना भी हमारा बायो वेस्ट है, या जो भी हमारी स्लरी है, डंग है, वो हम सब एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं। अब ये जो हमारा टैंक है जो कि 10 to 15 फीट डीप है, इसमें जनरली एक मतलब ऐसा फ्लैट करके ढक्कन होता है जो कि फ्लोटिंग कवर होता है, मतलब कि इट्स ईजी टू मूव एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम इस जो हमारा डंक है और ये सब जो चीज़ें हैं, इसको हम जनरली क्या नाम है, एक मिनट, ये रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डाइजेस्टर होगा। डाइजेस्टर में क्या होंगे, हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे जो कि गिवन स्लरी और गिवन काउ डंक और जो भी हमारा बायो वेस्ट था उसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो हमारा स्लज बच जाएगा, मतलब कि जो चीज़ें तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी उसको हम एक तरफ निकाल देंगे, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, जो इस डाइजेशन से या जो इस मेटाबॉलिज्म से जो हमारी गैस प्रोड्यूस होगी, उसका हम एक आउटलेट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। वो जो जैसे यहाँ पे हमारी गैस प्रिपेयर हुई, यहाँ से एक आउटलेट प्रिपेयर कर लेंगे जो डायरेक्टली घरों तक पहुँच रहा है, और ये जो गैस है जिसको हम गोबर गैस कह देंगे या बायोगैस कह देंगे, मेनली बायोगैस कह देंगे हम इसको, ये जो है इसका आउटलेट जो है फिर घरों तक पहुंच जाएगा। और इस तरीके से हम किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ईदर फॉर कुकिंग और फॉर लाइटनिंग। अब क्योंकि जो हमारे कैटल हैं, इनकी जो इनकी जो रियरिंग होती है और इनका जो संभालना होता है वो जनरली रूरल एरियाज़ में होता है, इसलिए हमारे रूरल एरियाज़ में ही बायोगैस प्लांट्स जो हैं जनरली देखने को मिलते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बायोगैस प्लांट इज़ दैट कि
ये जो हम स्लज अलग से निकाल रहे थे, ये जो कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से हम निकाल रहे थे, ये बाद में फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो बायोगैस प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जो इंडिया में हुआ है, और मेनली किसकी वजह से हुआ है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूट कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। तो एक है IARI और एक है KVIC। नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स बोले तो कि माइक्रोब्स को हम जनरली यूज़ कर सकते हैं इन अ बायोलॉजिकल मेथड या एज अ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। हमें पता है कि देर आर नंबर ऑफ डिजीजेज, हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी कि एफिड्स हैं हमारे, और फंगई और बैक्टीरियल जो हमारे रस्ट और रॉट होते हैं, हमारे लीफ कर्ल्स, ये सब जो हमारे प्लांट्स में होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने बताया है, जो हम इन द फॉरवर्ड पैराग्राफ वी आर गोइंग टू स्टडी, कि हम हाउ वी कैन यूज़ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब क्या होता है, जनरली हम टॉक्सिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों से वो मतलब दूर रहने के लिए, या इन चीज़ों से, इस प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए। सो व्हाट एक्चुअली वी यूज़ इज़, जैसे बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब चीज़ें, इट्स नॉट अबाउट कि ये इंसेक्ट्स या पेस्ट्स को मार रही हैं। द थिंग इज़ कि ये इन प्लांट्स में आने की वजह से व्हेन वी कंज्यूम इट, तो ये जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, सपोज एनिमल्स हैं और हम मैमल्स हैं एंड द ह्यूमन बींग्स हैं, इन सब को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क दे रही है हमारे नॉर्मल बॉडी स्टाइल पे या लाइफ स्टाइल पे या हमारी हेल्थ पे। ठीक है, तो ये उतना ही टोल दे रही है हमारी हेल्थ पर जितना कि ये पेस्ट को मारने में कारगर है, राइट। तो अगर हम एक पॉइंट से देखें तो दिस इज़ नॉट अ गुड टेक्नोलॉजी, या दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्टिस टू to get rid of pests and insects and weeds and whatsoever we need to get rid of. The thing is कि कोई भी प्रोसेस या टेक्नोलॉजी इस तरीके की हो जिसका कम से कम नुकसान हो, या जिसका कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, राइट। तो इस चीज़ में हाउ वी कैन यूज़ माइक्रोब्स इज़ अभी हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। सो बायो कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो ग्रेटली रिड्यूस करते हैं हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो ऑफ कोर्स हमारी हेल्थ पे भी प्रभाव बहुत ज़्यादा डाल रहा है। तो इस चीज़ के लिए मतलब कि हमें जो माइक्रोब्स यूज़ करने हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम किस प्लांट में और किस प्लांट से कौन से इंसेक्ट से हम बचाना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें ये इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो इंसेक्ट उस पर अटैक करने वाला है या जो हो सकता है कि इसको ख़राब कर सकता है, उसका हमें लाइफ फॉर्म, उसके वेरियस फॉर्म्स, उसका फील्ड, जो प्रेडेटर का जो हमारा फील्ड है, उसका लाइफ साइकिल, पैटर्न ऑफ फीडिंग्स, हैबिटेट जिन पे वो प्रेफर करते हैं, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पलरी फॉर्म पे देखें कि किस तरीके से हमने माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ किया है, जैसे कि जो हमारी लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज जो है वो यूज़फुल होते हैं टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोज इन द फील्ड्स। ठीक है, दूसरा हमारा माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स जो आते हैं वो ये आते हैं कि हम किसी भी प्लांट को कंट्रोल कर सकते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर से। ठीक है, उसमें क्या होगा, हम जो बटरफ्लाई कैटरपिलर से हम कैसे बचा सकते हैं किसी भी प्लांट को, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ठीक है, अब ये जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है ये जनरली सैशेज में पाया जाता है। ठीक है, ड्राइड स्पोर्स की तरीके से इसको हम वाटर में मिक्स कर देंगे और हम जब वल्नरेबल प्लांट्स पे स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी कोई लार्वा इस प्लांट को खाना चाहेगा, तो जो चीज़ें हमने इस पे छिड़की थी इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रे जिसमें हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट था, तो इस स्प्रे से क्या होगा, जब व्हेन द लार्वा विल इंजेस्ट लीव्स और द स्टेम्स ऑफ द प्लांट, व्हाट विल हैपन इज कि टॉक्सिन रिलीज होगा। जब टॉक्सिन रिलीज होगा उसके गट में, तो द लार्वा विल बी किल्ड। ठीक है, इस वजह से जो बैक्टीरियल डिजीज़ है विल किल द कैटरपिलर्स,
बट लीव अदर इंसेक्ट्स, मतलब कि बाकी इंसेक्ट्स के लिए ये हार्मफुल नहीं है एंड ऑल्सो फॉर अस एज वेल। अब ये टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है कि सैशेस के बजाय साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट्स में इंट्रोड्यूस ही कर दी। प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कैसे कर दी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द प्लांट इज़ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि बैक्टीरिया का नाम ये हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बीटी कॉटन जो है वो इज़ वन सच प्लांट जिसमें वी कैन गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। नेक्स्ट इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फ्री लिविंग स्पीशीज़ है फंगई की जो कि वेरी कॉमन है इन द रूट इकोसिस्टम, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स इन फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैक्यूलो वायरस। जो बैक्यूलो वायरस है वो पैथोजन है जो अटैक करता है इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे। इसका मतलब कि ये है कि इसका जो टारगेट है वो कुछ स्पेसिफिक है। इसका मतलब अगेन ये हो जाता है कि जो बैक्यूलो वायरस है अगर हम किसी प्लांट में किसी भी तरीके से हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो जो वायरस है वो इंसेक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स और कुछ स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड्स पे ही अटैक करेगा और किन चीज़ों को छोड़ देगा, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इवन ऑन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स, मतलब जो इन इंसेक्ट्स के ग्रुप में नहीं आ रहे हैं उनको भी ये छोड़ देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, बैक्यूलो वायरस के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि सिर्फ टारगेट वाली चीज़ों पे ही हार्म हुआ और जो बाकी चीज़ें थी जो उसको कंज्यूम करने वाले थे उन पे इट हैज़ शोन दैट इट हैज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दैट। तो इस तरीके से हम माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट में यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स बोले तो कि अब हम माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट द क्वेश्चन राइजेज इज़ कि हमें बायो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ही क्यों है व्हेन वी हैव नॉर्मल फर्टिलाइजर्स। द थिंग इज़ कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें इतने केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इवेंचुअली हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमने स्विच कर दिया है टू द यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र और इसी की वजह से जो नॉर्मल फार्मिंग है अब कहलाई जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने सुना भी होगा ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुए हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जनरली बायो फर्टिलाइज़र में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल को, ठीक है। तो ये जो हमारे माइक्रोब्स हैं जो बायो फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट हैं ये हमारे सॉइल को एनरिच करते हैं विद by adding certain quality and nutrients to the soil, और इस वजह से जो हमारे प्लांट्स उसमें जाकर ग्रो होंगे वो भी न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिशनल होंगे। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें एग्जांपल हो सकता है हमारा बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें से अगर हम बैक्टीरिया का पहला वो लें या एग्जाम्पल लें तो बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा हमारा जो बैक्टीरियाज़ हैं उसमें से हमने मतलब 11th में हम पढ़ेंगे या आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाता है राइजोबियम से। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा राइजोबियम से वो क्या करेगा, वो ध्यान देगा या वो इस चीज़ पे ज़्यादा पॉन्डर करेगा कि द बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल द फ्री लिविंग इन द सॉइल दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया हैं जिसमें हमारा एग्जाम्पल है एजोस्पिरलम एंड एजिटोबैक्टर, ये क्या करेंगे हमारा नाइट्रोजन रिच सॉइल कर देंगे, ठीक है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा फंगई का। फंगई में क्या होता है, फंगई जनरली फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स और इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। इसमें से भी फंगी की एक हमारा जीनस होता है क्लोमस जो फॉर्म करता है माइकोराइजा। अभी जो फंगल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है हमारी जो विद एसोसिएशन विद द प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर क्या हो रहा था हमारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा था, यहाँ पे क्या करेगा जो फंगस है ये सॉइल से फॉस्फोरस को निकाल कर और प्लांट तक पहुँचाएगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो प्लांट है प्लांट में फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी होगा प्लस ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द रूट बॉर्न पैथोजेंस और टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ठीक है। तो इस तरह से फंगस भी काम आ गई। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक हमारा ऑटोट्रोफिक माइक्रोब है जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। द थिंग इज़ कि ये भी फिक्स करता है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे एग्जांपल क्या आते हैं, एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया।
जैसे जो हमारी पैडी फील्ड है वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र। यहाँ पे एक ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम आया है, वो भी हमारा एक ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है टू द सॉइल और फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सो इस तरीके से अगर हम माइक्रोब्स को एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो दिस इज़ हाउ दिस हैज़ रिजल्टेड with the increasing nutritional value in the plants and also has increased fertility of the soil। ठीक है, तो it's better to switch on to organic farming rather than conventional practices। This is how the chapter ends। I hope आपको ये chapter समझ में आएगा। Thank you so much for watching this video।